दोस्तों, पॉलिटी रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में। तो जो कैग है उसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 में दिया गया है। अब देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। पद का सृजन। अब देखिए, ये पद 1858 में वायसराय कैनिंग द्वारा इस पद का सृजन कब किया गया था? 1858 में वायसराय कैनिंग द्वारा किया गया था। पहले इसे महालेखा परीक्षक कहा जाता था। अब जो प्रथम जो महालेखा परीक्षक बने थे 1860 में, वो कौन बने थे? वो एडमंड ड्रमंड बने थे। और उसके बाद आज़ादी के बाद जो पहले कैग बने वो बने वी नरहरि राव। और अभी वर्तमान में जो हमारे कैग हैं वो है के संजय मूर्ति। अब देखिए, आर्टिकल 148 में इनकी नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में बताया गया है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अब जो संघीय मंत्री परिषद होती है वो सिफारिश करती है और फिर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। अब इसमें जो कैग अधिकारी की जो योग्यताएं हैं वो क्या होती हैं? देखिए, जो कैग अधिकारी की जो योग्यताएं हैं वो संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सामान्यतः हम मान लेते हैं कि एक IAS अधिकारी के बराबर उसकी योग्यता होती है। अब कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी कि अगर कोई अधिकारी मान लीजिए CAG बनता है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहेगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक। उसमें चाहे 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए। मान लीजिए कोई अधिकारी 62 वर्ष का है और वो कैग अधिकारी बनता है तो वो सिर्फ 65 वर्ष तक ही रहेगा, फिर वो 6 वर्ष तक काम नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए कोई अधिकारी 55 वर्ष का है और वो सिर्फ 6 वर्ष यानी कि 61 वर्ष की आयु तक कैग अधिकारी रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि चाहे 6 वर्ष पहले पूरे हों या 65 वर्ष की आयु पूरी हो। अब देखिए, कैग के कार्य दिए गए हैं। कैग के कार्य कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? आर्टिकल 149 से 151 में दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 149 के बारे में। कैग क्या करता है? लेखाओं का प्रारूप तैयार करना, अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन एवं ऑडिटिंग यानी कि संप्रेक्षण करना। उसके बाद आर्टिकल 150 में क्या दिया गया है? कैग द्वारा प्रारूप तैयार किया जाना, यानी कि रिपोर्ट भी कैग ही तैयार करता है। उसके बाद आर्टिकल 151 में क्या दिया गया है? कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं जिसे राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं। ये सभी क्या थे? कैग के कार्य थे जो आर्टिकल 149 से 151 में दिए गए हैं। अब बदलाव हुए, अब इस पद में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, हम उनको देख लेते हैं। देखिए, 1976 में 1950 से 1976 तक कैग भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग और संप्रेक्षण यानी कि ऑडिटिंग दोनों का कार्य करता था। फिर 1976 में एक नया पद बनाया गया CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसमें कैग को भारत सरकार के अकाउंटिंग कार्य से मुक्त कर दिया गया। अब हमारे जो वर्तमान में जो ये CGA हैं, पहले एक ही पद होता था CAG, लेकिन फिर उसके बाद 1976 में एक दूसरा पद बनाया गया जिसको हम बोलते हैं CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो अभी जो हमारे वर्तमान में जो CGA वो कौन है? SS दुबे हैं। और जो ऊपर हमने जो संजय मूर्ति जी के बारे में पढ़ा था वो हमारे CAG हैं। अब नोट करने में के लिए क्या है कि राज्य सरकार के लिए, ये तो केंद्र सरकार के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन अब जो राज्य सरकार है उसके लिए, राज्यों की जो सरकारें होती है उसके लिए जो CAG होता है यानी कि कैग होता है, वही दोनों यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य करता है। अब देखिए, कैग और
जो हमारा CAG है यानी कि कैग, और जो CGA है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो कैग है, सबसे पहले जो कैग यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य करता था, लेकिन फिर एक नया पद बनाया गया, उसमें अकाउंटिंग के काम से कैग को मुक्त कर दिया गया। वो काम कौन करने लगा? CGA करने लगा। यानी कि हमारी जो भारत सरकार है, उसके लिए किसी फंड के लिए कितना पैसा पास होता है, वो सब कहाँ लगाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट कैसे खर्च किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट CGA तैयार करता है। और फिर जो कैग होता है वो फिर ऑडिट करता है, यानी कि वो चेक करता है कि उस पैसे को सही ढंग से खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, और फिर वो एक रिपोर्ट बनाता है और उसको संसद में राष्ट्रपति को देता है, और फिर राष्ट्रपति उसको संसद में पेश करते हैं। इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी स्कूल के लिए 10 लाख रुपए का बिल पास हुआ है, तो जो अब हमने जो CGA पढ़ा था, CGA क्या करेगा? उस पूरे रुपए का ब्यौरा बनाएगा, एक कि ये रुपया कितना रुपया किस काम में हमें खर्च करना है, उसकी पूरी लिस्ट बनाएगा, अकाउंटिंग करेगा पूरी कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। अब CGA ने तो अपना काम कर दिया, अब उसके बाद बारी आती है CAG की। अब CAG क्या करेगा? उसमें CAG करेगा, उस पैसे को चेक करेगा कि वो पैसा सही जगह पर लगा है या नहीं लगा है, किसी ने कोई घपला तो नहीं किया है, किसी ने कोई पैसा बीच में खाया तो नहीं है। ये काम किसका है? CAG का है। और फिर CAG एक रिपोर्ट बनाता है। तो ये हमारे CGA और CAG के काम है। पहले दोनों एक ही हुआ करते थे, यानी कि जो CAG है वही पैसों का जो अकाउंटिंग तैयार करता था कि कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, और फिर वही उसको चेक करता था, तो इससे घपला होने के आसार ज़्यादा रहते थे। अब दोनों पद अलग अलग कर दिए गए हैं। अब राज्य सरकार में तो अभी भी पद सेम है, कैग ही दोनों काम करता है राज्य सरकार के लिए। अब देखिए, अब जान लेते हैं हम महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता में क्या डिफरेंस होता है। ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है, तो महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो महान्यायवादी है वो संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 76 में दिया गया है, और महाधिवक्ता भाग 6 आर्टिकल 165 में दिया गया है। अब जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक वो महान्यायवादी अपने पद पर रहता है। स्थिति क्या होती है? देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं भारत सरकार का वकील। भारत सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। उसके बाद जो संसदीय अधिकार क्या है? उसके पास संसदीय अधिकार है जो आर्टिकल 88 में दिए गए हैं कि संसद की कार्यवाही व विचार विमर्श में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। अब जो हमारे प्रथम महान्यायवादी बने थे वो MCC तलवाड़ थे, और वर्तमान में R वेंकट रमणी हैं। ये थे महान्यायवादी के बारे में कुछ बातें। उसके बाद महाधिवक्ता के बारे में बात कर लेते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा होती है। कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तब तक ये भी अपने पद पर बने रहेंगे। अब स्थिति क्या है? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, देखिए ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और ये जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। उसको हम राज्य सरकार का वकील बोल सकते हैं। वो सरकार की ओर से पैरवी करता है, राज्य सरकार की ओर से सरकार की पैरवी करता है। उसके विधायी अधिकार क्या है? जो अनुच्छेद 177 में दिए गए हैं कि विधानमंडल की कार्यवाही व डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे हमारे महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बीच में डिफरेंस। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।